बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ख़ित्ते में, इस इलाके में, जनूबी एशिया में एक नई रीजनल गेम का आगाज़ हो गया है। ये जो वीडियो है ये एक तरह से मेरी एक गुज़श्ता वीडियो कुछ ग़ालिबन 10 से 12 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका टाइटल जो है वो था हिमालय पर तसल्लुत की लड़ाई का आगाज़। और ये आगाज़ जो है अब वो बाकायदा ऑफिशियली आप देख सकते हैं कि शुरू हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो में बड़ी तफसील से मैंने भारत और नेपाल के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा उसको एक्सप्लेन किया है। इख्तसार के साथ बड़ा मुख्तसर अंदाज में इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल आगाज़ में ये बता दूं कि एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है आज कि आज जो नेपाल की नेशनल असम्बली है, जो ऐवान ज़ेरी हैं, लोअर हाउस है, प्रतिनिधि सभा, वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आइनी तरमीम पास हुई है और उस आइनी तरमीम के ज़रिए राह हमवार हो गई है। और अब सरकारी तौर पर जो नक्शा है नेपाल का, उसमें जो भारत के साथ सरहदी इलाके थे जिनका तनाज़ा था, जिनमें काला पानी का एरिया शामिल है, सूस्ता का रीजन जो है उसमें कुछ एरियाज़ शामिल हैं, इसको बाकायदा भारत का हिस्सा नहीं बल्कि नेपाल का हिस्सा इस नक्शे के तहत और मुतनाज़ा स्टेटस भी इसका ख़त्म कर दिया है नेपाल में। इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन आज जो है वो जिस वक्त ये वोट हो रहा था उसके हवाले से भारत में बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि शोर गौगा मचा। वहाँ का मीडिया जो है उस पर एक सफ़े मातम बिछी हुई थी और भारत के मीडिया को समझ नहीं आ रही थी कि इस इवेंट को, इस डेवलपमेंट को रिपोर्ट करे तो किस तरीके से करे, क्योंकि किसी के भी गुमान में नहीं था कि एक नेपाल जैसा छोटा मुल्क जो कि भारत का मुहताज है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी सरहद कहीं से भी पानियों में नहीं मिलती और इसका लैंड रूट जो है वो भारत के ज़रिए ही, तीन तरफ से इसको भारत ने घेरा हुआ है, दूसरी जानिब तिब्बत है और वो जो हिमालयन रेंज है वहाँ पर कोई अच्छी सड़क या रेलवे का राबता नहीं है, जिसकी वजह से नेपाल का जो तमाम का तमाम दारोमदार है वो अपनी ट्रेड के हवाले से, अपनी इकॉनमी के हवाले से वो भारत पर होता है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि भारत का मोहताज था, उसमें कहाँ से इतनी अकड़ आ गई, उसमें कहाँ से इतनी जो है जुर्रत आ गई कि उसने आज ये तरमीम जो है वो इस तरीके से पास की कि जिसका मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि भारत मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ऊपर असर व रसूख रखता है और फिर उनके स्क्रू टाइट करने के लिए कि अगर वो सियासी जमात भारत के तसल्लुत से निकलने की कोशिश करे या भारत की ईमा के ख़िलाफ़ कोई काम करने की कोशिश करे तो फिर दीगर जमातों में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आज जो नेपाल का लोअर हाउस है उसने मुतफ़िक़ा तौर पर यानी तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर ये नक्शा और ये आइनी तरमीम पास कर दिया, जिसके बाद भारत जो है उसका तसल्लुत ख़त्म होने का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो 275 अराकीन पे मुश्तमिल नेपाल का लोअर हाउस है, नेशनल असम्बली है, उसमें 175 सीटें जो हैं वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके नुमाइंदा और वज़ीर आज़म के तौर पर KP शर्मा ओली वो वज़ीर आज़म है नेपाल के, और कम्युनिस्ट पार्टी की 175 नशिस्तें हैं इस ऐवान में। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है नेपाल की पार्टी जिसके पास 63 नशिस्तें हैं वो है नेपाली कांग्रेस। और फिर आ जाती हैं वो जमातें जिनको मधेशी पार्टीज़ कहा जाता था। मधेशी पार्टीज़ जो हैं ये दरअसल वो ट्रबल मेकर्स हैं जो नेपाल की बड़ी दो सियासी जमातों को का जब भी इन्होंने स्क्रू टाइट करना होता है भारत ने, वो मधेशी पार्टीज़ को इस्तेमाल करते थे। आप को अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि नेपाल की जो सरहदी इलाका भारत के साथ, मौजूदा भारत के साथ, इंडिया के साथ मिलता है, इस रीजन को जो है वो मधेशी रीजन जो है वो कहा जाता है। ये जो यहाँ के बसने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ के आदिवासी नहीं हैं, यानी कि यहाँ के इंडिजिनस लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में ज़्यादातर 18वीं और 19वीं सदी में हिजरत करके नेपाल के इन इलाकों में, जो ईस्टर्न नेपाल है उसके इलाकों में और बिल्कुल जो साउथ का एरिया बनता है वहाँ पर आकर बसे थे। इनमें
हिंदू भी शामिल हैं, और हिंदू में 2 कास्ट जो हैं वो मेजरली शामिल हैं, एक ब्राह्मण कास्ट शामिल है और दलित्स, ये इसमें मौजूद हैं, और मुसलमान भी मौजूद हैं। मुसलमान रियासत अवध को भी अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वो भारत के जिस एरिया में थी वो नेपाल के साथ जुड़ता था। उसका पहले जो है वो दारुल खिलाफा फैज़ाबाद होता था, जिसके बाद तब्दील होकर लखनऊ जो है वो रियासत अवध का बन गया था, दारुल खिलाफा। ये जो रीजन है, यहाँ पर जो मधेशी लोग हैं, इनमें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो ज़बानें बोलने वाले हैं उनमें भोजपुरी लोग जो हैं वो भी शामिल हैं, मरवाड़ी कबीले के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बसते थे। अब इनकी सबकी जो है वो सरहद के दूसरी जानिब भारत में रिश्तेदारियाँ भी थीं, भारत में इनके ताल्लुकात भी थे, और भारत का इनका एक माजी भी था। ये उस वक्त यहाँ से हिजरत करके नेपाल गए थे कि जिस वक्त ये इलाका मुख्तलिफ़ अदवार में, जब यहाँ पर कहत साली आई, जब यहाँ पर दीगर मसाइल आए जिसकी वजह से इन लोगों के पास रोज़गार नहीं बचा, तो उस वक्त के जो नेपाल के शाह थे उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, सब्सिडाइज़ किया था, और इनको फार्मिंग के लिए, इनको एग्रीकल्चर के लिए नेपाल के इस एरिया में जगह दी थी। ये हिजरत कर गए थे, लेकिन इनकी जो हिस्टोरिकल बॉन्डिंग है वो सरहद के दूसरी जानिब मौजूद थी। तो भारत करता क्या था? भारत करता ये था कि एक तो वो डायरेक्टली अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज़ दोनों के साथ उसने ताल्लुकात रखे हुए थे, लेकिन जो भी इन दोनों पार्टीज़ में से इक़्तिदार में आता था उसके साथ जो है वो अगर कहीं पर भी भारत के तसल्लुत से निकलने की कोशिश करता था तो ये मधेशी पार्टीज़ थीं। जिस तरह 2015-16 में इन्होंने एक बड़ा गदर मचाया, एक बहुत बड़ी मुहिम चली, लेकिन साथ ही ये एक रीजन तक महदूद थी। ये नेपाल की जो कौमी सियासत है उसके ऊपर बात नहीं करती थी मधेशी पार्टीज़। अब हुआ ये है कि इन्होंने एक इंज़माम किया है, एक मर्जर हुआ है, जो मरवाड़ी जो बेसिकली मधेशी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ, उन्होंने अब मिल के जो है वो एक अलायंस बना के एक नई पार्टी बनाई है और उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करवाया है। इसके 34 अरकान थे, और इन 34 अरकान ने, जिनको बाकायदा भारत के तसल्लुत में समझा जाता है, इन्होंने जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है इन्होंने, इन तीनों जमातों ने मिलकर आज इस अमेंडमेंट के फेवर में वोट दे दिया है। अब उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये है कि जो भारत ने, राजनाथ सिंह ने मई के महीने में एक सड़क का वर्चुअल इफ्तिताह किया था, और वो जो सड़क है वो नेपाल के रीजन से, काला पानी के इलाके से होकर जाती है। 80 किलोमीटर तवील ये सड़क है, और इसके बाद बेसिकली ये तनाज़ा शुरू हुआ था। तनाज़ा जो है इसकी जो 2 से 3 मज़ीद मज़ेदार आस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि गुज़श्ता बरस जब भारत ने जो रियासत जम्मू कश्मीर है इसकी इलीगल एनेक्सेशन की, इसको यूनियन टेरिटरीज़ बनाया 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने, मेरा ख्याल है सब लोग जानते होंगे। उस वक्त जो है एक शोर गौगा हुआ। उसके बाद नवंबर में भारत ने एक मैप, अपना अपडेटेड जो है नक्शा वो जारी किया, और उस नक्शे में इन 3 रियासतों को जो है अलहदा जो बनाई गई थी, जिनमें लद्दाख शामिल है, जिनमें जम्मू शामिल है और जिसमें कश्मीर शामिल है, इनको भारत की यूनियन टेरिटरीज़ दिखाया गया था। और साथ ही जो सूस्ता रीजन में लीपू लेक और काला पानी के इलाके हैं, इन इलाकों को जो नेपाल के साथ मुतनाज़ा थे उनको भी उस अपडेटेड मैप में भारत ने अपना हिस्सा जो है वो दिखा दिया। लेकिन इस दौरान एक डेवलपमेंट और हो चुकी थी, वो ये कि सदर शी जिनपिंग जो हैं वो बांग्लादेश गए, बांग्लादेश के बाद वो इंडिया आए, लेकिन यहाँ से वो बीजिंग के बजाय वो आए खटमंडू, और खटमंडू में उनकी केपी शर्मा ओली जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके साथ मुलाकात हुई, और साथ ही जो उनके साथ दीगर जो वफ़द था वो बैठा जो है वो नेपाल के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और इन्होंने जो चीज़ें तय की उन्होंने बेसिकली इस नई गेम की बुनियाद रखी है। तय क्या हुआ चीन और नेपाल के दरमियान के, नेपाल की क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि मैंने ये सारा रीजन ट्रैवल किया हुआ है, मैंने ये सरहद देखी हुई है, बहुत ही पोरस बॉर्डर है, और भारत और इसके नेपाल के दरमियान यहाँ से स्मगलिंग भी होती है,
मनशियात भी जो है वो इधर से उधर जाती हैं, उधर से इधर आती हैं, मुख्तलिफ़ अशिया जो हैं वो आती हैं। एक यानी कि बिला रोक टोक जाने वाला आने जाने का जो है वो सिलसिला इस बॉर्डर पर। मैं वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अफवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हबीब ज़ाहिर, जब उनको यहाँ से अगवा किया भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, मैं उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो करने के लिए इस इलाके में गया था। तो ये सारा मैंने पर्सनली मेरा विज़िट किया हुआ इलाका है। तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि सदर शी जिनपिंग का दौरा, उस दौरे में सदर शी जिनपिंग ने उनको ऑफ़र की कि हम आपको इस टेरेन जो एक बहुत टफ़, एक इंतहाई सख्त जो है वो हिमालय के पहाड़ हैं, वहाँ से सड़कें गुजारना, लेकिन आपको पता है कि चीनी जो हैं वो इस मामले में माहिर हैं। दुनिया के अजूबों में कहा जाता है कि जो शाहराह रेशम थी जिस वक्त वो बनी थी तो वो दुनिया के अजूबों में शुमार होती थी, 8वां अजूबा भी उसको कहा जाता था। तो वो जो है सड़कें बनाने के हवाले से बड़े माहिर हैं। तो शी जिनपिंग ने उनको ऑफ़र की कि हम टनल्स बनाएंगे, जो हिमालयन रेंज है यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे नेपाल के मुख्तलिफ़ इलाकों को, पोखरा को, लुम्बिनी को, जो कि भारतीय सरहद के साथ मिलते हैं, उनको जो है वो ऑटोनमस रीजन ऑफ तिब्बत उसके साथ उसको ज्वाइन करेंगे और फिर ऑनवर्ड्स ये मामला जो है वो ओबॉर का हिस्सा बनेगा और इनकी रसाई ना सिर्फ चाइना के मुख्तलिफ़ इलाकों तक बल्कि आगे जो है आप देखें कि वो सेंट्रल एशिया और दीगर दुनिया के साथ मिलेगी। तो नेपाल की जो डिपेंडेंसी है वो कम होने का आगाज़ हुआ वहाँ से। उसके बाद नेपाल ने कई एक खतूत जो हैं वो लिख कर भेजे भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि आप हमारे साथ सरहदी मामलात के ऊपर जो है और आपने जो नक्शा दिया है इसके ऊपर आप मुज़ाकरात करें। लेकिन भारत जो है वो ज़ाहिर है उसको जोम जो है वो और किस्म का है कि मैं जो है वो शायद चौधरी हूँ इस रीजन का, और जितने भी छोटे ममालिक हैं ख़ुसूसन नेपाल जैसा मुल्क, उसकी क्या औकात या उसकी क्या जुर्रत कि वो हमें जो है बताए कि हमारे साथ बैठें और बात करें। तो बिल्कुल दरख्वाह इतना ही नहीं समझा भारत ने इस नेपाली रिक्वेस्ट को। नेपाल ने 2-3 मरतबा जो है वो खतूत लिख कर रिक्वेस्ट की और यही रवैया भारत का जो है वो भूटान के साथ भी है। तो भारत ने कर दिया था इनकार। उसके बाद मई में साइमल्टेनियसली 2-3 डेवलपमेंट्स हुई। कल मैं जो है वो लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से तफसीली वीडियो करूँगा कि लद्दाख में भारत ने क्या कुछ खो दिया है और किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं भारतीय जर्नैल, भारतीय सियासतदान, और चीन ने वहाँ पर क्या किया है वो मैं आपको बाकायदा जो भारतीय ऐसे सहाफ़ी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके कोट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने वहाँ पर जाके और उस एरिया के हवाले से जो अपने ज़राए से चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके रिपोर्ट की हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन जब ये सारा मामला हो गया तो नेपाल और भारत के दरमियान अब ये तनाज़ा जो है वो, जब मैं आपको बता रहा था कि 2 से 3 डेवलपमेंट्स हुई, उसमें एक ये था कि अप्रैल के आगाज़ में मिड अप्रैल तक जो है वो चीनी अफवाज जो हैं वो आकर सिक्किम में जो नकोला पास है और लद्दाख के एरिया में गलवान लेक है, पैंगोंग लेक है, गलवान वैली है, इन एरियाज़ में आकर उन्होंने जो है वो डेरे डाल लिए थे। और साथ ही जिस वक्त भारतीय रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सड़क का इफ्तिताह किया तो फिर नेपाल ने कहा कि ठीक है, अब टाइम आ गया था कि नेपाल जो है वो टेक ऑन करता, और फिर उन्होंने टेक ऑन ऐसे किया कि उन्होंने फिर अपना नक्शा जारी किया। लेकिन ज़ाहिर है उस नक्शे की वो जो लीगल सरकारी हैसियत है वो अनश्योर नहीं हुई थी, उसके ऊपर भारत ने बड़ा शोर मचाया। लेकिन जिस वक्त, और मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दरमियान में अहम डेवलपमेंट हुई है, अनुराग श्रीवास्तव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान हैं, वो बड़े सख्त बयान जो है वो हर चीज़ का दे देते हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ऑफ़र की थी कि भारत हमारे तजुर्बे से फ़ायदा उठाए कोविड-19 की सिचुएशन में, उसके ऊपर उन्होंने आगे से उसका जो है वो मज़हका खेज़ सा जवाब दिया, जिसके ऊपर फिर एक रोश स्टार्ट हुई पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा और भारतीय दफ्तर ख़ारजा के दरमियान। तो जो अनुराग श्रीवास्तव हैं ये अपने तमाम हमसाया ममालिक के हवाले से बड़े बयानात देने के माहिर हैं। जिस वक्त नेपाल ने अब ये प्रैक्टिकल मूव किया कि हम लोअर हाउस में इसको लेकर जा रहे हैं और ये वाज़े हो गया कि अब जो है वो ये सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं और ये नक्शा पास कर लेंगी, तो नक्शा पास होने से 2 दिन 3 दिन पहले आप देखें जो टोन चेंज हुई है भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने कहा है कि हमारे बड़े हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, हम बड़े भाई का जो है वो हैं और नेपाल छोटा भाई है। अब बयानात में जो है, जो एक मुल्क जो लिफ्ट नहीं करवा रहा था नेपाल को, उसके बयानात किस तरीके से टोन डाउन हुए। लेकिन नेपालियों ने इस
जो बेसिकली जो वारदात डालने की भारत ने कोशिश की थी उसमें नहीं आए, और रीसेंट डेवलपमेंट आज ही की मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुई कि भारत को ये समझ आ गई कि ये सियासी जमातें तो हमारे काबू नहीं आ रही, तो भारत ने, और ये बाकायदा उनकी स्टेट पॉलिसी के तौर पर सामने आया था, और इसमें MEA के बयानात भी शामिल हैं कि हम जो है वो सियासी जमातों से फोकस हटा के हम जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि जो नेपाल में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और दीगर जो NGOs हैं, उनके साथ अपने रवाबित बढ़ाएंगे। तो फिर आज क्या हुआ नेपाल में, काठमांडू में आज 1000 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए, और वो काठमांडू में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोविड-19 की जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसमें जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमत है वो अच्छा डिलीवर नहीं कर रही, मज़ीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो हैं वो 30 मिलियन की पॉपुलेशन का एक मुल्क है, 3 करोड़ की आबादी है, और हमें जो है वो हुकूमत सही से तो इस प्रोटेस्ट में आज गिरफ़्तारियाँ हुई, कुल 9 लोग गिरफ़्तार हुए, उनमें 7 फॉरेनर्स थे, और फॉरेनर्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो सरहद के इस तरफ वाले थे। ऐसे से जो वाक़यात हैं वो हो रहे हैं। अब आखिर में बिफ़ोर आई क्लोज़ द वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइमल्टेनियसली 2 से 3 जो चीज़ें चल रही हैं, इन्होंने रीजनल गेम जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कर दी है, और आगे आने वाला वक्त अभी हो सकता है कि भारत कोई ऐसी चाल चले, कोई ऐसा पैंतरा आजमाए कि वो दोबारा से डोमिनेट कर जाए, बट एज़ ऑफ नाउ नेपाल सीम्स कि वो उसको अंदाज़ा है कि चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है वो इस रीजन में अब वो उस पॉइंट पर आ चुका है कि जहाँ पर भारत की मोहताजी के अलावा एक ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो गया है नेपाल के पास। तो आज फिर हुआ क्या, गुज़श्ता रोज़ कल रात का वाक़या मैं पोरस बॉर्डर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहीं जो बिहार के साथ सरहद मिलती है, सीतामढ़ी का ज़िला है, वहाँ पर जो लोकल्स हैं वो बड़ा फ्रीली मूव करते हैं एक जानिब से दूसरी जानिब। तो जब से सरहदी तनाज़ा शुरू हुआ है तो जो नेपाली फ़ौज है उसने सर्वेलेंस बढ़ा दी है, वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, और जाहिर है कि ये लोग जो इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, इसमें जासूस भी शामिल होते हैं, ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का एक इंट्रूजन जो है वो इस इलाके में हो रही थी, झगड़ा बढ़ा। ऐसा अमूमन होता नहीं कि नेपाली फ़ौज जो है वो भारतीय शहरियों के ऊपर या भारतीय अफवाज के ऊपर इस तरीके से फायरिंग करे, लेकिन पहले उन्होंने जो है वो इसमें हवाई फायरिंग की है जो इतलात आ रही हैं, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जो है वो गोलियां बरसाई हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उनमें से एक जो है भारतीय शहरी वो मारा गया है, और 3 को गिरफ़्तार करके जो नेपाल की फोर्सेस हैं वो ले गई हैं, और इस हवाले से इस वक्त कशीदगी इस इलाके में मौजूद है, और साइमल्टेनियसली सरहद के ऊपर जो है वो मसाइल आ रहे हैं। नेपाल ने अपनी चौकियों में इजाफ़ा करने का भी फ़ैसला कर लिया है। तो ये सिचुएशन बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है। इसके हवाले से मज़ीद जो चीज़ें होंगी, मैं जो डेवलपमेंट्स होंगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। कल जो है वो लद्दाख के हवाले से वीडियो करूँगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।